हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक एंड स्टार्स एक्सप्लेन्ड। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो सिर्फ साइंस लवर्स के लिए नहीं बल्कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड द टॉपिक नेम इज़ गैलेक्सीज। ऑलराइट, तो आपने मिल्की वे का नाम तो ज़रूर ही सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक गैलेक्सी है उन 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज में से जो हमारे यूनिवर्स में दिखाई देती है। हर गैलेक्सी अपने अंदर लाखों करोड़ों स्टार्स, नेबुले, ब्लैक होल्स और प्लानिटरी सिस्टम्स को समाये हुए है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि गैलेक्सीज़ के क्या टाइप्स होते हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है और यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को समझने के लिए लाइक गैलेक्सीज़ का क्या रोल है, राइट? और साथ ही साथ मैं आपको यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट पॉइंट्स भी हाईलाइट करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक फैसिनेटिंग जर्नी गैलेक्सीज़ के साथ। तो सबसे पहले इफ़ आई टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ द गैलेक्सीज़ कैसे ओरिजिनेट हुई, तो यू कैन सी दिस वीडियो। दिस इज़ अ सैम्पल वीडियो फॉर द मिल्की वे गैलेक्सी। दिस इज़ हाउ आवर मिल्की वे गैलेक्सी लुक लाइक। तो ये आप देख सकते हो, लाइक ये जो पॉइंट साइज़ हैं ये बहुत बहुत बड़े स्टार्स हैं, जो कि अभी हमें पॉइंट साइज़ ऐसे दिख रहे हैं, बट ये बहुत बड़े स्टार्स हैं। इनमें से कुछ स्टार्स तो हमारे सन से भी कई गुना बड़े हैं, राइट? चलिए, नाउ लेट्स मूव अहेड एंड डिस्कस द ओरिजिन ऑफ द गैलेक्सीज़। तो अगर हम गैलेक्सीज़ की बात करें तो दीज़ गैलेक्सीज़ वर फॉर्म्ड आफ्टर द बिग बैंग। ये जो गैलेक्सीज़ हैं ये कब बनी थी? ये बिग बैंग के बाद बनी थी। एंड व्हेन डिड दिस बिग बैंग हैपन? वी हैव स्टडीड इन द लास्ट वीडियो, इट अकर्ड 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, राइट? और जब ये बनी थी तो स्टार्टिंग में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस के ये क्लाउड्स थे। दीज वर द गैस क्लाउड्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस हीलियम। तो इन द बिगिनिंग these stars or the galaxies were nothing but the clouds of the hydrogen and gases, helium gases। फिर ग्रेविटी ने क्या किया? इन गैसियस क्लाउड्स को कंप्रेस किया। ठीक है, इसमें ग्रेविटी का बहुत बड़ा रोल है, राइट? सो दिस ग्रेविटी कंप्रेस्ड दीज गैसेस, गैसियस क्लाउड्स, और उससे फिर स्टार्स और गैलेक्सीज फॉर्म हुए, राइट? ठीक है ना? चलिए, अगर हम इसकी गैलेक्सीज की कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें आपको गैसेस मिलेंगी, डस्ट मिलेगी, स्टार डस्ट मिलेगी, एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स मिलेंगे, एंड ऑल्सो दी सोलर सिस्टम्स। ठीक है, तो एक गैलेक्सी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज कलेक्शन ऑफ डस्ट मिलेगा, गैसेस मिलेंगी, स्टार्स मिलेंगे, प्लैनेट्स मिलेंगे, एंड ऑल्सो दी डार्क मैटर इज ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, हर एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। हर स्टार्स के पास अपना एक प्लैनेटरी सिस्टम हो सकता है, जैसे कि हमारा एक सोलर सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ गैलेक्सीज की कि यूनिवर्स में हमारी कितनी गैलेक्सीज हैं, सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियन गैलेक्सीज। ठीक है, हाउ मेनी गैलेक्सीज आर देयर? 100 बिलियन गैलेक्सीज आर देयर इन अवर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ये मैं बात कर रहा हूँ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की, ठीक है, ना कि टोटल यूनिवर्स की। ठीक है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है जितना हम अभी तक देख पाए हैं, इसकी डायमीटर है 93 बिलियन लाइट ईयर्स। ठीक है, हमने उसके बारे में डिस्कस भी किया है। यू कैन वॉच दी रिकॉर्डिंग ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि जो हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है और जो टोटल यूनिवर्स है वो क्या डिफरेंस है उसके बीच में। ठीक है, लेकिन जो लेटेस्ट रिसर्च है नासा की, वो ये कहती है कि ये नंबर और भी ज़्यादा हो सकता है। इट कैन बी ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज ऑल्सो। ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ रफ आइडिया कि कितनी गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में पाई जाती हैं। अगर हम इनके शेप्स की बात करें तो गैलेक्सीज की नेमिंग भी उनके शेप की बेसिस पे की जाती है। लाइक कुछ गैलेक्सीज स्पाइरल शेप की होती हैं, कुछ गैलेक्सीज एलिप्टिकल शेप की होती हैं, एंड कुछ गैलेक्सीज का कोई शेप नहीं होता, तो दे आर रैंडम, राइट, इरेगुलर। ठीक है, तो अगर स्पाइरल गैलेक्सी का मैं एग्जांपल दूं तो इट इज़ अवर मिल्की वे हमें जो है हमारी वो स्पाइरल होती है। देन एलिप्टिकल अगर गैलेक्सी की बात करें तो वो ओवल शेप्ड होती है, इसमें ओल्ड स्टार्स बहुत होते हैं और स्टार फॉर्मेशन इनमें कम होती है। ठीक है, अभी हम इनके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम इनके अरेंजमेंट ऑफ गैलेक्सीज की बात करें कि ये यूनिवर्स में कैसे एग्जिस्ट करती हैं, तो यूनिवर्स में ये लाइक सिंगली भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, अकेले भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, और पेयर्स में भी एग्जिस्ट करती हैं, गैलेक्सीज ग्रुप्स में भी करती हैं, क्लस्टर्स में भी करती हैं, और इन सुपर क्लस्टर्स। सो देयर इज नो फिक्स पैटर्न की ये जो गैलेक्सीज हैं वो कैसे एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, दे कैन बी फाउंड इन एनी वे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने मिल्की वे की बात करें तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लोकल ग्रुप ऑफ 54 गैलेक्सीज। हमारी जो मिल्की वे है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मिल्की वे इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ 54 गैलेक्सीज। 54 गैलेक्सीज का एक लोकल ग्रुप है, उसमें जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है वो उस लाइक उसका पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इनके इंट्रैक्शंस की बात करें तो गैलेक्सीज जो हैं वो एक दूसरे के पास आकर ग्रेविटेशनली इंटरेक्ट करती हैं। ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकती हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कभी कभी गैलेक्सीज एक दूसरे से कोलाइड करके एक दूसरे में मर्ज भी हो जाती हैं। ठीक है, दे यूज टू कोलाइड और मर्ज एज वेल। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसका एक एग्जाम्पल दें तो जैसे मिल्की वे और दो, एंड द सेकंड वन इज एंड्रोमेडा गैलेक्सी, दे विल मर्ज, दे विल कोलाइड आफ्टर 4.5 बिलियन ईयर्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मिल्की वे, example of this statement, Milky Way plus Andromeda, these two galaxies will merge after 4.5 billion light years, 4.5 billion light years. ठीक है,
सो दोज हु डोंट नो लाइट ईयर, व्हाट इज लाइट ईयर? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, ठीक है? तो ये इतने सालों बाद, सो इट्स नॉट लाइट ईयर, इट्स ईयर ओनली. तो आई हैव टू इरेज दिस. क्वेश्चन इज, consider the following statements about the galaxies. Galaxies are classified into spiral, elliptical, and irregular types based on their shapes. Yes, that is true. Then all galaxies contain only stars but no gas or dust. No, that is not true. जो गैलेक्सीज हैं उसमें डस्ट भी होती है, गैसेस भी होती हैं, ठीक है? गैलेक्सीज कैन मर्ज ड्यू टू ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस. यस, दैट इज करेक्ट. तो व्हाट डू यू थिंक, विच वन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस? ओनली 1 and 3 आर करेक्ट. चलिए नेक्स्ट. Okay, next we have to discuss the different types of galaxies. So I have taken 2 pictures here. One is Magellanic Clouds and the second one galaxy that you see here is Andromeda Galaxy. तो ये 2 galaxies हैं, आप देख सकते हो, ठीक है, in this picture. All right, तो let's discuss the classification of the galaxies. Galaxy कितने तरीके की होती हैं? तो there are 2 types of mainly like galaxies are there. First is the dwarf galaxies and the second one is giant galaxy. If I talk about dwarf galaxy, so as the name suggests, ये साइज में छोटी होती हैं, दे आर स्मॉल इन साइज, ठीक है? एंड साइज छोटा है तो नंबर ऑफ स्टार्स विल ऑल्सो बी लेस, तो इनका मास भी जो है वो कम हुआ. द मास विल ऑल्सो बी लेस, ठीक है? साइज ऑफ स्टार्स इज लेस एंड दे आर ऑफन इरेगुलर इन शेप. इनका जो शेप है वो काफ़ी इरेगुलर होता है, ठीक है? साइज इनका छोटा होता है, रीज़न इज कि इसमें नंबर ऑफ स्टार्स कम है, मास कम है, ठीक है? क्लियर? इरेगुलर शेप होता है. स्टार फॉर्मेशन इज वेरी लेस. इनके अंदर जो है स्टार फॉर्मेशन विल बी लेस, स्टार्स कम बनते हैं, ठीक है? तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि स्टार्स कैसे बनते हैं, व्हाट इज अ प्रोसेस. सो एग्जांपल्स यू कैन से मैजेलेनिक क्लाउड्स. मैजेलेनिक क्लाउड्स की अगर हम बात करें तो इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स. एक इसकी भी 2 कैटेगरी हैं, एक लार्ज है, वन इज लार्ज एंड अदर इज स्मॉल. So these clouds, these galaxies, these dwarf galaxies are the satellite galaxies of Milky Way. Satellite galaxies means ये जो galaxies हैं, ये dwarf galaxy जो है, ये जो Magellanic Clouds galaxy है, ये हमारे अर्थ के चारों तरफ हमारी जो हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, तो इसलिए इसको सैटेलाइट गैलेक्सी भी बोलते हैं, ठीक है? सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज सैटेलाइट गैलेक्सी. इट इज़ दी सैटेलाइट गैलेक्सी ऑफ मिल्की वे. मिल्की वे की जो है ये हमारी सैटेलाइट गैलेक्सीज हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करेंगे जाइंट. सो ड्वार्फ गैलेक्सीज यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा कॉमन है, ठीक है? और मिल्की वे के आसपास ऑलमोस्ट 50+ ड्वार्फ गैलेक्सीज हैं. तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस दी जाइंट गैलेक्सीज. जाइंट गैलेक्सीज ये बड़ी बड़ी गैलेक्सीज होती हैं जिनमें बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं. दे आर वेरी लार्ज इन साइज, दे हैव वेरी हाई मास, दे आर स्ट्रक्चर्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड, दे कैन बी स्पाइरल और एलिप्टिकल, दे हैव बिलियंस ऑफ और ट्रिलियंस ऑफ दी स्टार्स, ठीक है? ये समझ में आ गया. तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की तो मिल्की वे इज़ वन ऑफ देम, ठीक है? इसका शेप मैं बता देता हूँ. द शेप ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी इज स्पाइरल, ये आपको याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट एंड्रोमीडा गैलेक्सी की अगर हम बात करें, व्हाट इज द शेप ऑफ द एंड्रोमीडा? दैट इज ऑल्सो स्पाइरल इन शेप. ये हमारी दोनों जाइंट गैलेक्सीज में से आती हैं, ठीक है? ओके, अब बात करते हैं. तो नाउ द क्यूरियोसिटी कम्स हियर कि व्हाट इज द लार्जेस्ट गैलेक्सी इन दिस यूनिवर्स. तो अगर हम बात करें लार्जेस्ट गैलेक्सी इन दिस यूनिवर्स जो अभी तक हमें पता चली है, दैट इज IC101. दिस इज IC101 विच इज द लार्जेस्ट गैलेक्सी इन द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स. इफ वी टॉक अबाउट इट्स साइज इज 6 मिलियन लाइट ईयर्स इन डायमीटर. इसका साइज जो है दैट इज ऑलमोस्ट 6 मिलियन लाइट ईयर्स, ठीक है? एंड इट इज हैविंग एक्सट्रीमली ह्यूज मास, ठीक है? एंड इट्स लोकेशन वेयर इट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ एबल 2029 गैलेक्सी क्लस्टर, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है. ये गैलेक्सी एबल नाम के एक गैलेक्सी क्लस्टर के सेंटर में लोकेटेड है. अगर हम इसकी अर्थ से लाइक डिस्टेंस मेजर करें तो इट इज़ 1.04 बिलियन लाइट ईयर्स. हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है, 1.04 बिलियन लाइट ईयर्स. तो अगर मैं इसकी एक डायरेक्शन बता दूँ, इट इज़ इन डायरेक्शन ऑफ वर्गो कॉन्स्टलेशन, ठीक है? वर्गो कॉन्स्टलेशन की डायरेक्शन में ये गैलेक्सी पाई जाती है. तो यू कैन कंपेयर, मिल्की वे इज जस्ट लाइक अ पॉइंट. मिल्की वे से हमारी कई गुना बड़ी गैलेक्सी है एंड्रोमीडा, एंड एंड्रोमीडा से भी कई गुना बड़ी जो गैलेक्सी है दैट इज IC1101, ठीक है? समझ में आ गया? तो इट हैज़ बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स. इसका मास इज एक्सट्रीमली हाई. इट कैन देयर इज लॉट ऑफ डार्क मैटर प्रेजेंट इन इट एंड स्टार्स एंड द गैसेस, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं. We have a practice question on dwarf galaxies. Which of the following statement is or are correct regarding dwarf galaxies? Option 1, they are relatively small in size and mass. Yes, that's true. They have often irregular shapes. Yes, जो हमारी dwarf galaxies होती हैं उनका कोई fixed shape नहीं होता. They are irregular in shape. Example of dwarf galaxy is Magellanic Clouds. Yes, ये भी मैंने आपको बताया था. Magellanic Clouds is one of the examples of the dwarf galaxy. So I think all the statements are correct here. So option D is the correct answer. ठीक है? चलिए let's move ahead. मिल्की वे गैलेक्सी. लेट्स टॉक अबाउट द मिल्की वे गैलेक्सी. पहले आप इसका एक फोटो देख लीजिए. यू कैन सी द पिक्चर.
मिल्की वे गैलेक्सी, दिस इज हाउ अवर गैलेक्सी लुक्स लाइक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन some important points about the Milky Way galaxy. This is one among the many galaxies in the universe. So, like I told you, in our universe, more than 2 trillion galaxies are there, but we have only observed so far 100 billion galaxies. तो उसमें से एक ही गैलेक्सी, उसमें से एक गैलेक्सी है मिल्की वे, जिसके एक सोलर सिस्टम के एक प्लैनेट के अंदर हम रहते हैं। ठीक है, इसके अगर हम क्लोजेस्ट नेबर की बात करें, विच गैलेक्सी इज क्लोजेस्ट टू अस, सो दैट इज अवर एंड्रोमेडा। ठीक है, एंड्रोमेडा जो गैलेक्सी है वो हमारे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा करीब है। ठीक है ना, ओके। अगर इसकी मिल्की वे गैलेक्सी का शेप अभी फिर से पूछ लेता हूँ मैं, व्हाट इज द शेप ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी? इट इज स्पाइरल इन शेप। ठीक है, स्पाइरल गैलेक्सी है, जिसमें जो इसके जो आर्म्स हैं दे आर मेड अप ऑफ स्टार्स विच हैज़ डिस्टिंक्टिव आर्म्स एंड इंटरस्टेलर मैटर। ठीक है, इसमें इंटरस्टेलर भी मैटर भी पाया जाता है। ठीक है, इंटरस्टेलर मैटर मीन्स द मैटर विच इज प्रेजेंट बिटवीन द स्टार्स। सोलर सिस्टम की अगर बात करें, दिस मिल्की वे हैज़ अ प्रॉपर सोलर सिस्टम। ठीक है, और अगर हम इसके साइज़ की बात करें, व्हाट इज़ द साइज़ एंड द डायमीटर ऑफ दिस गैलेक्सी? इट इज़ 1,00,000 लाइट ईयर्स। ठीक है, 1,00,000 लाइट ईयर्स इन डायमीटर। और इसके अगर नंबर ऑफ स्टार्स की बात करें तो इट इज़ ऑल रफली 100 बिलियन स्टार्स आर देयर। पोजीशन सोलर सिस्टम इज 25,000 लाइट ईयर्स फ्रॉम द गैलेक्सी सेंटर। सो जो हमारा सोलर सिस्टम है वो गैलेक्सी के सेंटर पर नहीं है। ठीक है, it is away from the center and how much 25,000 लाइट ईयर्स। इतने लाइट ईयर्स हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इस गैलेक्सी के सेंटर से दूर है। ठीक है, ओके। इसके सेंटर पे अगर हम बात करें, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। ठीक है, अगर इसके सेंटर पे बात करें, सो देयर इज अ सुपर मैसिव ब्लैक होल विच इज नोन एज वेयर इज द सेंटर? ओके, द सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, देयर इज आ सुपर मैसिव ब्लैक होल। हमारे जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, उसके सेंटर पे एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है। एंड यू हैव टू कमेंट इन द चैट बॉक्स इन दी कमेंट सेक्शन और लेट मी नो द नेम ऑफ दैट ब्लैक होल। मुझे आप बताइए उसका नाम क्या है। ठीक है, दिस इज़ योर जॉब, आप बताइए। तो अगर इस गैलेक्सी की मोशन की बात करें, जैसे अर्थ सन के अराउंड घूमती है, वैसे ही सन पूरे सोलर सिस्टम के साथ मिल्की वे के सेंटर के अराउंड घूमता है। तो टाइम टेकन फॉर वन ऑर्बिट इज ऑलमोस्ट 250 मिलियन ईयर्स। इसको एक गैलेक्टिक ईयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर सोलर सिस्टम पूरी मिल्की वे का अगर चक्कर लगाएगा तो इसे बोलेंगे 250 मिलियन ईयर्स। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड गैलेक्टिक ईयर। इसको नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गैलेक्टिक ईयर। सो गैलेक्टिक ईयर की ड्यूरेशन कितनी है बेटा? 250 मिलियन ईयर्स, दैट इज इक्विवेलेंट टू वन ऑर्बिट। देन इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक इज स्टडिंग गैलेक्सीज हेल्प्स अंडरस्टैंड द कॉस्मिक स्ट्रक्चर, हमारा यूनिवर्स कैसे बना है, एंड देयर इंट्रैक्शंस एंड द यूनिवर्सल लॉज। यूनिवर्स के लॉज को समझने में भी ये काफ़ी हमें हेल्प करती है। इसकी क्लोजेस्ट नेबर आपको बताया था मैंने, एंड्रोमेडा है, जो खुद एक स्पाइरल गैलेक्सी है। ठीक है, और देयर इज़ एन एस्टिमेशन, देयर इज़ अ प्रेडिक्शन कि 4.5 बिलियन ईयर्स बाद ये दोनों गैलेक्सी जो हैं वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगी और मर्ज हो जाएंगी। ठीक है ना, चलिए लेट्स मूव अहेड। ओके, नेक्स्ट मिल्की वे के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि वाई द नेम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी इज गिवन लाइक दैट, कि वाई वी कॉल इट मिल्की वे। तो अगर हम रात को देखें, एट नाइट इफ यू सी एट विद आवर नेकेड आइज, इट लुक्स लाइक मिल्की and a glowing band of light which is stretching across the eye. ठीक है, this light comes from the combined glow of the billion of stars which are packed so closely together so that they blend into a hazy streak. तो अगर हम बात करें इसका ग्रीक कॉन्टेक्स्ट, तो दैट इज गैलेक्सियास काइक्लोस विच मीन्स द मिल्की सर्कल, और लैटिन में इसको विया लैक्टिया बोलते हैं, जिसका मतलब होता है मिल्की रोड। सो जो हमारी अगर आप देखें अपनी गैलेक्सी नाइट स्काई में, तो एक जो पूरे आसमान में एक वाइट कलर का एक बैंड दिखाई देता है, मिल्की बैंड। सो ड्यू टू विच दिस नेम इज गिवन कि इट्स अ मिल्की वे। ठीक है, गॉट इट। तो आप देख सकते हो, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, आई विल शो यू। एक वाइट कलर का बैंड आपको दिखाई देता है विच इज स्प्रेड अक्रॉस द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी। सो उस वजह से हम इसको मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज consider the following statements about the galaxies. The Milky Way galaxy is classified as elliptical galaxy. Do you think is it elliptical? No, it is spiral galaxy. So option 1 is wrong. The Andromeda galaxy is the closest spiral galaxy to the Milky Way. That is correct. IUC 1101 is the largest known galaxy in the observable universe. That is also true. So which option is correct here? B option is correct here. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Then we have to discuss a very important super cluster that is Saraswati supercluster. Why it is so important? Because it was discovered by IUC AA, which is Inter University
Center of Astronomy and Astrophysics, Pune. So it was discovered by Indian astronomers. So that's why this is very important. If I talk about Saraswati supercluster, it is one of the largest and farthest known superclusters. ठीक है, अगर हम superclusters को अगर in one word if I tell you, तो ये it is kind of a cosmic web. यूनिवर्स में जो जाल है, इट्स लाइक अ नेटवर्क ऑफ मेनी गैलेक्सीज, जिसमें बहुत सारे गैलेक्सीज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ठीक है, सो सुपर क्लस्टर इज अ कॉस्मिक वेब ऑफ द गैलेक्सीज, राइट. बहुत सारी गैलेक्सीज, बहुत सारे क्लस्टर्स एक साथ जुड़े हुए होते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं सुपर क्लस्टर. सो वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फार्देस्ट नोन सुपर क्लस्टर इज सरस्वती. वेयर इट इज लोकेटेड? इट इज लोकेटेड 4 बिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम दी and from us, and it is in the Pisces constellation. ये कहाँ पे है? It is located in the Pisces constellation. ठीक है, अगर हम इसके साइज की बात करें तो साइज इज ऑलमोस्ट 600 मिलियन लाइट ईयर्स. ठीक है, और इसका मास इज इक्विवेलेंट टू 20 मिलियन बिलियन सन्स. मतलब हमारे सन के कई गुना मतलब ज़्यादा है, 20 मिलियन एंड बिलियन. सो यू कैन इमेजिन, यू डोंट हैव टू मेमोराइज दीज नंबर्स, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये कितना बड़ा है. If I talk about its composition, it is made up of 43 galaxy clusters linked by filaments and dark matter sheets. ठीक है, तो इसमें 43 galaxy clusters हैं जो कि एक दूसरे से interconnected हैं with filaments and dark matter sheets. Its ranking is among the largest and the farthest known superclusters in the universe. ठीक है, चलिए. Study of Saraswati supercluster will help us in to study about the formation and evolution of large scale structures. जो बड़े बड़े structures हैं वो कैसे बनते हैं ये हमें पता चलेगा, राइट. और जो यूनिवर्स का एवोल्यूशन है उसको हमें समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी. एंड ऑल्सो दी लाइक इन्फ्लुएंस ऑफ द डार्क एनर्जी. ठीक है, डार्क एनर्जी का क्या रोल है हमारे यूनिवर्स के फॉर्मेशन में, ये भी हमें इसके थ्रू समझने को मिलेगा, राइट. ठीक है, एंड यूपीएससी एंगल से इट्स अ वेरी ग्रेट contribution by India in the global astronomy. ठीक है, तो that's why this topic is quite important. Next we have to discuss is nebulae, which are the cosmic clouds of the creation. ठीक है, nebulae are also called as the stellar nurseries, जहाँ पे तारे बनते हैं. ठीक है, stellar nurseries जहाँ पे तारों का जन्म होता है, राइट. cosmic clouds of creation और you can say stellar nurseries. तो अभी आगे बढ़ते हैं, let's move ahead. So if I talk about nebulae, so nebulae is a very giant cloud of gas and dust. ठीक है, and which is also called as stellar nurseries. तो इस क्लाउड में जो है, इस गैस के क्लाउड में मोस्टली जो आपको मिलेगी वो हाइड्रोजन एंड हीलियम. ठीक है, these are the two prominent gases which are found in the stars, in the star dust, in the nebula. ठीक है, सही है. तो यहीं पे जो है नए नए स्टार्स पैदा होते हैं. तो वो इनका नेबुले का रोल क्या है? दे आर द बर्थ प्लेसेस ऑफ द स्टार्स विच प्रोवाइड द रॉ मटेरियल. जो स्टार्स बनने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कहाँ से आएगा? वो नेबुले से आएगा. ठीक है, अगर हम बात करें स्टार फॉर्मेशन प्रोसेस की तो उसमें नेबुला के अंदर क्या होता है? सो एक होती है ग्रेविटेशनल इनस्टेबिलिटी. ड्यू टू ग्रेविटेशनल इनस्टेबिलिटी व्हाट हैपेंस, द क्लाउड्स के कुछ रीजन जो हैं, इन जो जाइंट क्लाउड्स हैं वो क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स करने लगते हैं. कुछ ग्राउंड रीजन्स जो है वो ग्रेविटी की वजह से क्या करेंगे? कोलैप्स करेंगे, अंदर की तरफ कन्वर्ज करेंगे. ठीक है, देन कंडेंसेशन होगा. कंडेंसेशन से क्या होगा? जो मटेरियल कंप्रेस होकर एक रोटेटिंग डिस्क बन जाएगा. ठीक है, जिसमें क्या होगा? जब फर्स्टली क्लाउड्स जो हैं वो कोलैप्स करेंगे, कन्वर्ज करेंगे, श्रिंक करेंगे, फिर वो एक रोटेटिंग डिस्क बन जाएंगे. फिर वो धीरे धीरे उनसे क्या बनेगी? एक कोर बनेगी. उसके बाद क्या बनेगी? एक कोर बनेगी. कोर फॉर्मेशन विल टेक प्लेस. कोर की वजह से क्या होगा? प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा. एक टेम्परेचर चाहिए होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, जब जो है वो फ्यूजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है. जब न्यूक्लियर फ्यूजन एक बार स्टार्ट हो गया तो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी. एंड दिस इज द सिचुएशन विच इज कॉल्ड प्रोटोस्टार. इस सिचुएशन में बन जाता है. इसको हम पूरे डिटेल में समझेंगे कि हाउ द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स टेक्स प्लेस. ठीक है, देन रेडिएशन एंड स्टेलर वेंट्स जो है वो ब्लो अवे द सराउंडिंग मटेरियल. कुछ स्टेलर वेंट्स होती हैं, रेडिएशन वेंट्स होती हैं जो कि जो है आसपास की मटेरियल को वो है साफ कर देती हैं. एंड द आउटकम इज द स्टार बिकम्स अ मेन सीक्वेंस स्टार इफ इनफ मास एक्रीट्स. ठीक है, तो उसके बाद जो है वो जो डस्ट है, वो जो एक स्टार्टिंग उसकी एक डस्ट से हुई थी वो एक स्टार में कन्वर्ट हो जाता है कि इफ द मास इज इनफ. तो इस तरीके से कहा जाता है जो नेबुले है, दीज आर द नर्सरीज ऑफ दी स्टार्स, जहाँ से स्टार्स का जन्म होता है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? फर्स्ट थिंग इज कि जो है क्लाउड्स वो है वो कोलैप्स करेंगे, कन्वर्ज करेंगे, उससे एक रोटेटिंग डिस्क बनेगी. डिस्क बनने से वो जो 10 पार्टिकल्स एक दूसरे से फ्रिक्शन से एक दूसरे के से रगड़ेंगे, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा. प्रेशर इज इंक्रीजिंग बिकॉज द पार्टिकल्स आर कमिंग क्लोजर. तो वो डेंसिटी बढ़ रही है तो प्रेशर बढ़ रहा है. तो उसकी वजह से क्या होगा? हीट और टेम्परेचर दोनों, प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ते जाएंगे. देन देयर इज अ टेम्परेचर विच इज रिक्वायर्ड फॉर फ्यूजन टू स्टार्ट. तो वो एक बार टेम्परेचर जब अचीव हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा और एक प्रॉपर शेप में आने के बाद वो दैट विल बी अ न्यू स्टार. एक नया स्टार जो है वो बन जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस इज दी टाइप्स ऑफ नेबुले.
कितने तरीके के नेबुले होते हैं। तो फर्स्ट इज द एमिशन नेबुले। एमिशन नेबुले आर ग्लोइंग, दे आर कलरफुल अपीयरेंस वाइज, और ये आयनाइज्ड गैसेस भी एमिट, इनमें जो है आयनाइज्ड गैसेस होती हैं जो कि लाइट को एमिट करती हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल इज ओराइन नेबुला, ईगल नेबुला, दीज नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद होना चाहिए। एमिशन नेबुला लाइट एमिट करेंगे, ग्लो करेंगे, ठीक है। देन रिफ्लेक्शन नेबुला की बात करें, दे डोंट एमिट द लाइट, दे रिफ्लेक्ट द स्टार लाइट, ये रिफ्लेक्ट करते हैं स्टार लाइट को, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर प्लीएडीज क्लस्टर नेबुला, ठीक है। देन डार्क नेबुला, ये दीज आर डेंस एंड डस्ट क्लाउड्स विच ब्लॉक द लाइट, ये लाइट को ना ही रिफ्लेक्ट करेंगे ना ही एमिट करेंगे, सो दैट्स व्हाई दे अपीयर एज डार्क पैचेस एंड दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टार फॉर्मेशन, ठीक है। Example is coal sack nebula, or you can give horse head nebula, ठीक है। These are few examples of the types of nebula, ठीक है ना। So Pleiades cluster nebula is an example of reflection nebula, ठीक है। There are some other example classification planetary nebula जो कि dying stars के shell से बनते हैं, ठीक है। For example ring nebula, but अभी आप इनको 3 को याद रखिए, that is important, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following statements about nebulae are correct? Nebulae are vast clouds of dust and gas in space. They are often referred to as stellar nurseries because new stars form within them. All nebulae glow brightly due to ionization of gases. So now you have to answer this. Which one is correct? हमने अभी सारे points discuss किए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Next question is match the following nebulae with their correct types. Orion nebula is reflection or emission? Yes, it's reflection. It's emission nebula, ठीक है। Pleiades nebula is reflection nebula. Coal sack nebula is dark nebula. So I think all options are correct here. All are correctly matched. So all options are correct. ठीक है। So with this we come to the end of the video. तो आज की वीडियो में हमने एक डिटेल डिस्कशन किया गैलेक्सीज़ के बारे में, उनके फॉर्मेशन से लेके उनके टाइप्स के बारे में, और कैसे उनका यूनिवर्स के फॉर्मेशन में एक रोल है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो साइंस और स्पेस टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। और हाँ, अगर आप यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको साइंस एंड टेक के टॉपिक्स सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझाए जाते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग, एंड याद रखिए हम सब एक गैलेक्सी ट्रैवलर्स हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।